माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूटी प्लस बोर्ड्स। हाँ जी, मैं हूँ पल्लवी मैम और हम तैयारी कर रहे हैं आपके होने वाले यस हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम की। बेटा हिस्ट्री हम सभी हमेशा इस टेंशन में रहते हैं, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि इतना लंबा चैप्टर है, इतनी सारी डेट्स होती हैं, इतनी सारी इवेंट्स होती हैं, सभी को याद रखना। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब चीजों को याद रखना, एक बार में दिमाग में फिट करना कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यस, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ बेटा, मुझे मालूम है कि चीजें कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, लेकिन जब मैं खुद पढ़ाई किया करती थी मैंने एक तरीका निकाल रखा था हिस्ट्री को स्ट्रीमलाइन तरीके से, एक बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने दिमाग में फिट करने का, कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे याद करने का। तो और वो तरीका होता है बेटा टाइमलाइंस के थ्रू पढ़ने का। क्या तरीका है वो? टाइमलाइंस के थ्रू पढ़ने का। यस, जब आप टाइमलाइंस के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको एक सीक्वेंस में चीजें याद हो जाती हैं प्रॉपर। हाँ, पहले ये हुआ था, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो। जब एक प्रॉपर टाइमलाइन के थ्रू आपको चीजें याद रहती हैं तो चीजों को याद करना, रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट में भी हर चैप्टर के बाद ऐसी ही टाइमलाइंस दी हुई हैं जिसको शायद कई बार आप लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन रिवीजन करने का और चीजों को दिमाग में फिट करने का बहुत ही इफेक्टिव और बहुत स्ट्रांग तरीका है क्या? टाइमलाइंस। हाँ जी बेटा, टाइमलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी मेजर टाइमलाइंस आपकी बुक में दी हुई हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी बेटा। अभी तक यहाँ मेरी बात सुनी है तो ये लेक्चर जरूर जरूर देख लो। इस लेक्चर में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा सिर्फ एक बार में, और चीजें आपके दिमाग में फिट भी हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली टाइमलाइन से। यहाँ पे बेसिक अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी मेजर पीरियड्स किस तरह से डिवाइड किए हुए हैं ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक वाले जो होता है, पैलियो बनता है स्टोन वर्ड से बेटा, ये स्टोन एज की बात है। तो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल और अपर। तो लोअर पैलियोलिथिक ये स्टोन एज हो जाता है, ठीक है, ये आ गया स्टोन एज। देन आ जाता है मीजोलिथिक और फिर उसके बाद आ जाता है नियोलिथिक। 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 बीसी से चालू हो जाता है नियोलिथिक टाइम पीरियड। और नियोलिथिक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का इन्वेंशन या फिर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो आपको एक याद रखना है, 10,000 बीसी से नियोलिथिक पीरियड चालू होता है जहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है। और फिर अगर हम इंपॉर्टेंस देखें, चाल्कोलिथिक पीरियड आ जाता है 6,000 बीसी से। चाल्कोलिथिक वो पीरियड है जब मेजर जो मेटल था वो कौन सा यूज हो रहा था? वो यूज हो रहा था कॉपर। बेटा ये वाला जो पीरियड है लोअर, अपर, मिडिल पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यहाँ पे यूज हो रहा है स्टोन। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक चीजों को समझते चलो। स्टोन यूज हो रहा है। चाल्कोलिथिक पीरियड में मेटल यूज होने लग गया है। तो ह्यूमन सबसे पहला मेटल कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा? इट इज नॉट आयरन। जो सबसे पहला मेटल यूज हो रहा है वो कौन सा मेटल है? वो है कॉपर। और यही से आपका बन जाता है सवाल, जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी इंडिया में, हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 बीसी। अगर आपको प्रॉपर आपकी बुक के हिसाब से डेट करनी है, 2600 टू 1900 बीसी किसका टाइम है? ये टाइम पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, है ना। और ये कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, कौन सी सिविलाइजेशन है? ये चाल्कोलिथिक पीरियड में बेस्ड है बेटा। ये एक चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन है। यहाँ पर यूज किस मेटल का होता था? यहाँ पर यूज होता था कॉपर का, यहाँ यूज होता था ब्रॉन्ज का, आयरन नहीं यूज होता था। याद रखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन यूज नहीं होता था। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ लोकेटेड थी बच्चे? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड थी, है कि नहीं? और वहां पे क्या क्या चीजें बहुत स्पेसिफिक थी, एक दो मेजर साइट्स के नाम देखेंगे। हड़प्पा, यस, मोहनजोदारो, कालीबंगान, धोलावीरा, लोथाल, कोट डिजी, है ना। ऐसी कई सारी मेजर साइट्स हैं बड़ी बड़ी। बहुत प्रोमिनेंट क्यों है ये सिविलाइजेशन? हाँ जी, ये सिविलाइजेशन बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत एडवांस थी। घरों में जो ब्रिक्स यूज होते थे, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, 4:2:1 के रेशो में ब्रिक्स का साइज हुआ करता था। उसके अलावा
यहाँ पे जो हर हाउस था उसमें वो प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था, सैनिटेशन का लेवल कितना अच्छा था, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता था कि बाहर की स्ट्रीट से घर के अंदर का लुक ना मिल पाए, प्राइवेसी मेंटेन की जाती थी। जो भी स्ट्रीट्स थी, सड़कें जो बनी हुई थी, वो कैसी थी बेटा, ग्रिड पैटर्न पे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, इस तरह से बनी हुई थी, एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ग्रिड पैटर्न की सड़कें थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी कई सारे अलग अलग मटेरियल्स को वो प्रोड्यूस करते थे, कई सारी बहुत सुंदर आर्टिस्टिक सील्स बनाई हैं, कई सारी बहुत सुंदर आर्टिस्टिक पॉटरी बनाई हुई है, जो न सिर्फ इंडिया में या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया में, दूसरी सिविलाइजेशन जैसे कि उसकी कॉन्टेम्प्ररी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या ईरान और ओमान में उस समय पे जो सिविलाइजेशन चल रही थी, वहां पर भी आपको उनके एविडेंसेस मिलते हैं। यही इससे क्या शो हो जाता है कि उनका ट्रेड भी बहुत एक्सटेंसिव था, दूसरी कंट्रीज के साथ में वो ट्रेड भी कर रही थी। अल्टीमेटली कई सारे रीजंस अलग अलग हिस्टोरियंस देते हैं कि जिस वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। पढ़ा हुआ है हमने, अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं, जैसे कि फ्लड्स, फायर, ड्रॉट्स, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ऐसी कई सारी अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं रिगार्डिंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टाइमलाइन आपके लिए। कौन सी टाइमलाइन बेटा, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। ठीक है, कौन सा मेटल यूज हो रहा है, कॉपर यूज हो रहा है, चालकोलिथिक एज है कि नहीं। देन कमिंग ऑन टू 1000 BC, अर्ली आयरन मेगालिथिक बरियल्स। आयरन का यूज कब शुरू हो जाता है, 1000 BC के अराउंड। एंड 6000 to 400 BC, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे की टाइमलाइंस में हम देखने वाले हैं कि ये 600 to 400 BC वाला टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। अगली टाइमलाइन देख लेंगे बेटा, मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इंडिया में, जो आपका चैप्टर 2 है, ठीक है, जो आपकी बुक 1 का चैप्टर 2 है, उसमें ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, कौन से किंगडम्स थे, किस टाइम पीरियड पे कौन सा किंगडम था। अगर हम 600 to 500 BC का देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, महाजनपद स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। सबसे मेजर पॉइंट आ जाता है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ महाजनपद पीरियड एंड आल्सो देयर इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन एक थी, कौन सी, जो पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी वो थी आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद जो इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है 600 to 500 BC का टाइम, महाजनपद। ठीक है, अब महाजनपद, देयर वर टोटल 16 महाजनपद स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। ठीक है, पूरी इंडिया में कितने सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। गांधार, कंबोज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, चंपा ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, और वैशाली, वत्स, कुरु, ऐसे कई सारे जो महाजनपद थे, उसमें से सिर्फ एक महाजनपद सबसे पावरफुल होके निकलता है, और वो है बेटा मगध महाजनपद। 500 to 400 BC मगध का जो महाजनपद है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होके निकलता है। मतलब 16 महाजनपद थे, उसमें से एक सबसे पावरफुल महाजनपद बन जाता है, दैट इज मगध। करंडी, बिहार, पटना वाले रीजन में जो है मगध का महाजनपद है। और एक प्रॉब्लम उस समय इंडिया को तब भी फेस करनी होती है, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जो आज के टाइम का पाकिस्तान पंजाब वाला पार्ट है, वहां से इन्वेजन होता है। किसका, वहां से इन्वेजन होता है अलेक्जेंडर का। बट अलेक्जेंडर इंडिया में नहीं आ पाता है। मगध जो एक पावरफुल किंगडम है वो पैन इंडिया एम्पायर बन जाता है, पहला अखंड भारत का साम्राज्य बन जाता है। किसकी लीडरशिप में, चंद्रगुप्त मौर्य की लीडरशिप में। डेट क्या है, 321 BC। अराउंड 200 साल लगे हैं मगध को अपना इतना पावरफुल पोजीशन पर पहुंचने में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मौर्यन डायनास्टी का किंग है वो कौन है बेटा, वो अशोक है। अशोक बहुत ज्यादा फेमस है, क्यों, बिकॉज ऑफ द धम्म पॉलिसी जो उसने अडॉप्ट की थी, है ना। कई सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, अशोकन पिलर्स मिलते हैं। अशोक ने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लिया था, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करने के साथ वो धम्म फॉलो करता था। अशोक का नाम क्या मिलता है, क्या नाम मिलता है उसके इंस्क्रिप्शंस में, देवनम पियदासी, है ना, द बिलवड ऑफ द गॉड, उसका नाम मिलता है। वो अपने आप को इस तरह से एड्रेस करता है। और उसने एक पैटर्नलिस्टिक किंगशिप का, अपनी प्रजा को वो एक पिता की तरह देखता था। इंडिया की हिस्ट्री में एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट कर दिया था। कमिंग ऑन 185 BC, इतनी पावरफुल होने के बाद भी जो मौर्यन एम्पायर है
अल्टीमेटली कई सारे कारणों से वो डिक्लाइन हो जाती है। और उसके बाद जो अलग अलग किंगडम्स स्टार्ट होते हैं इंडिया में, वो मेनली उसमें पार्ट हो जाते हैं इंडो ग्रीक्स। क्योंकि हमने देखा है 327 टू 25 बीसी में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, वो तो खुद वापस चला गया था, कुछ ग्रीक्स वहां पर रह गए थे। और जो ग्रीक्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में रह गए थे इंडिया के, वो धीरे धीरे जब ये पावरफुल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया था। जब उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया था और यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हो गई थी, उसके बाद में वो अपना किंगडम एस्टैब्लिश करना उन्होंने शुरू किया। तो इंडो ग्रीक्स हमें देखने मिल जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और साथ ही में सदर्न इंडिया में स्टार्ट हो जाती है संगम एज। साउथ इंडिया में जो आज के टाइम का तमिलनाडु और केरला वाला पार्ट है, वहां पे स्टार्ट होती है संगम एज। और तीन मेजर डायनास्टीज आपको देखने मिलेंगी, चोल, चेर एंड पांड्याज। चेरास कहाँ पे है, मालाबार कोस्ट पे, केरला वाले रीजन में। और फिर पांड्याज मिलते हैं मदुरई वाले रीजन में, और उससे ऊपर आपको मिलते हैं चोलाज, ठीक है, सदर्न इंडिया में। और डेक्कन वाले पार्ट में कौन है, सातवाहनाज है बेटा। 200 टू 100 बीसी। आप अगर इंडिया के मैप पर समझना चाहो कि चल क्या रहा है यहाँ पर, हैव अ लुक एट इंडिया, ठीक है, दिस इज योर इंडिया। हम इस तरह से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है, ये भी आपका इंक्लूडेड है। यहाँ पर कौन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडो ग्रीक्स हैं। अगर आप डेक्कन वाली बात करो तो डेक्कन में कौन है, डेक्कन में है सातवाहन, ठीक है। आप अगर यहाँ की बात करो तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है चेराज, यहाँ पर आपको है पांड्याज, ओके। यहाँ पर है पहले चोलाज, और चोलाज से ऊपर आपको मिलेंगे पांड्याज, ठीक है। दिस इज हाउ द कंडीशन ऑफ इंडिया 200 टू 100 बीसी की बात कर रहे हैं अभी। दिस इज द बिफोर क्राइस्ट एरा गोइंग ऑन, जब कई सारी सिविलाइजेशन डेवलप भी नहीं हुई हैं, इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग किंगडम्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं और डेवलप हो रहे हैं। देन अगर हम बात करें 100 टू 200 सीई आफ्टर क्राइस्ट, क्या शकास दे कम इन पावर, ठीक है, एंड द रोमन ट्रेड इज गोइंग ऑन। जो ऑलरेडी चीजें चल रही थी, पांड्याज एंड चोलाज एंड चेराज वो अपनी जगहों पर हैं, सातवाहनाज वो अपनी जगहों पे हैं। एक बहुत फेमस किंग का नाम मिलता है सातवाहनाज, बेटा हिस्ट्री में बहुत फेमसली जाने जाते हैं। दे आर नोन फॉर टेकिंग देयर मदर्स नेम्स, मदर्स का नाम लेने के लिए जाने जाते हैं, अपने नाम के साथ माँ का नाम जोड़ने वाले लोग थे सातवाहनाज। जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, शतकर्णी वाज द रूलर जिनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, और उन्होंने अपना नाम पूरा लिखते थे गौतमी पुत्र शतकर्णी। ऐसे ही एक और फेमस रूलर थे वशिष्ठी पुत्र पलवामी। इस तरह से सातवाहना उसको बहुत ज्यादा जाना जाता है। सातवाहना ने डेक्कन एरिया में, महाराष्ट्र वाला आज का जो रीजन है, कई सारी केव्स बनाई हैं, कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। बेटा बार बार मैंने एक चीज रिपीट कर दी है, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम का टॉपिक बन जाता है बेटा इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना, कि इंस्क्रिप्शंस से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर हम किंग का नाम है वो हमें पता चलता है, कौन कौन से किंग्स उसकी फैमिली में थे और अलग अलग उसके कौन रिलेटिव्स थे, इसके बारे में पता चलता है। उस किंग की क्या क्या पॉलिसीज रही अपनी जनता के लिए वो पता चलता है, लैंड रेवेन्यू कैसा था ये पता चलता है। साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है इंस्क्रिप्शंस को यूज करने का, हाँ बेटा इंस्क्रिप्शंस को यूज करने का एडवांटेज ये हो जाता है कि उनको कोई भी बाइफरकेट नहीं कर सकता, या फिर उनको कोई भी टैंपर नहीं कर सकता। पत्थर पे लिखा हुआ है, कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है, उसको चेंज करना आसान है क्या, नहीं। अगर कोई चेंज करेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन उसके साथ में एक दिक्कत ये भी है कि कई सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो हमें मिले हैं, जो डिस्कवर हुए हैं, बट वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं। डिसाइफर नहीं होने से मतलब अभी तक उनपे जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, प्रॉपरली सेंस नहीं बना पाए हैं। ये एक मेजर ड्रॉबैक भी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि रोमन ट्रेड भी, इंडिया हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो बहुत सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को सेल करती है, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ तक के ट्रेड हो रहे हैं, यूरोप में जो रोमन एम्पायर है वहां तक के ट्रेड हो रहे हैं बेटा इस टाइम पीरियड में। देन एक बहुत पावरफुल जो रूलर है वो आ जाता है जिसका नाम है कनिष्क, है ना, 78 एडी में
कमिंग ऑन, कनिष्क का एक्सेशन होने के बाद में अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिलते हैं लैंड ग्रांट्स के। सातवाहनास, बेटा सातवाहनास याद कर लेंगे किस रीजन में है, सातवाहनास है डेक्कन में, और मैंने आपको बताया कि सातवाहनास के बहुत सारे इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हमें मिल जाते हैं। देन एक जो बहुत पावरफुल किंगडम है 320 सीई में स्टार्ट हो जाता है गुप्ता रूल, एंड इसे ही इंडिया का गोल्डन एज भी बोलते हैं। गोल्डन एज क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इस समय जो आर्ट एंड लिटरेचर का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडिया में डेवलपमेंट था वो बहुत ज्यादा पीक पर था, इसीलिए दिस टाइम पीरियड इज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज। ठीक है, इसके बाद एक बहुत फेमस गुप्ता रूलर, उसका नाम है समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त, एंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास कौन सा डायनास्टी आ जाती है, चालुक्यास आ जाते हैं कर्नाटक में, एंड पल्लवास आ जाते हैं तमिलनाडु में। नॉर्थ इंडिया में एट द सेम टाइम यू फाइंड हर्षवर्धना। ठीक है, हर्षवर्धन का रूल मिल जाता है। हर्षवर्धन के बारे में हमें कहां से पता चलता है, चाइनीज ट्रैवलर है ह्वानसांग। ठीक है, ह्वानसांग बेटा चाइनीज नाम है, स्पेलिंग कुछ और प्रोनाउंसिएशन कुछ और ऐसा होगा ही, है ना। तो ह्वानसांग के जो अकाउंट्स हैं वहां से हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। फाइनली 712 सीई का जो टाइम है, द फर्स्ट अरब इन्वेजन टेक्स प्लेस इन इंडिया। अगेन सेम साइड से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है अरब्स इन्वेड करने वाले हैं, एंड दैट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक ब्रीफली पॉलिटिकल हिस्ट्री समझी। 16 महाजनपद में से एक जनपद बहुत पावरफुल बना जो कि था मगध का। मगध में मौर्यन रूल स्टैब्लिश हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अशोक के बाद में इवेंचुअली मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ धीरे धीरे। उसके बाद क्या है, जो इंडो ग्रीक्स हैं वो लोग, उन लोगों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया इंडिया में, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, डेक्कन पार्ट में सातवाहनास थे, साउथ में संगम एक चल रही है, चोल चेल पांड्या, है ना। उनके बाद में क्या टाइम पीरियड आ जाता है बेटा, फिर आपको शकास देखने मिल जाते हैं, रोम के साथ में ट्रेड डेवलप हो जाता है, कनिष्क का एक्सेशन आपको देखने मिलता है। इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम गुप्तास इमर्ज करते हैं जो कि अगेन बहुत पावरफुल किंगडम है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया आपको गुप्तास के टाइम पे एक्सपीरियंस करने मिलती है। गुप्तास का डिक्लाइन होने के बाद फिर से इंडिया में फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। कर्नाटक वाले रीजन में चालुक्यास, और साउथवर्ड्स जाएंगे तो पल्लवास, एंड अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो देयर वाज हर्षवर्धना, है ना। एंड इसी वीकनेस का फायदा उठा के देयर इज एन इन्वेजन फ्रॉम अरब, है ना, 712 सी। ये मेजर पॉलिटिकल टाइमलाइन थी आपके लिए जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर हम बात करते हैं मेजर टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है किंगशिप क्लास एंड कास्ट, उसमें आप एक मेजर सोर्स को रेफर कर रहे हैं, वो मेजर सोर्स है महाभारता बच्चे। तो महाभारत के जैसे कई सारे दूसरे टेक्स्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में चीजें कैसे क्या हुई हैं। इन सारे टेक्स्ट में कौन कौन से मेजर टेक्स्ट आ जाते हैं, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। बेटा नाम बिल्कुल याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टाध्यायी किसने लिखी है, हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी, पाणिनि। और ये क्या बुक है, दिस इज अ बुक ऑन संस्कृत ग्रामर। ठीक है, ग्रामर बुक है संस्कृत ग्रामर पर। फिर आपको 500 टू 200 बीसीई जो कि आपका महाजनपद मगध के पावरफुल होने का टाइम है, क्या हो रहा है, धर्मसूत्रास कंपाइल हो रहे हैं। एट द सेम टाइम बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी बन रहे हैं। फिर उसके बाद में उसी टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत भी लिखे जा रहे हैं। आप ये देख पाएंगे कि इनिशियली जितने भी ब्राह्मण टेक्स्ट है या जितने भी वैदिक टेक्स्ट हैं वो लिखे जा रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑन द अदर हैंड पाली लैंग्वेज में लिखे जाएंगे बेटा। देन 200 सी बीसी टू 200 सी मनुस्मृति, और साउथ इंडिया में क्या है, संगम लिटरेचर कंपोज हो रहा है, किस लैंग्वेज में होगा, तमिल लैंग्वेज में होगा संगम लिटरेचर। आपको बेसिक चीजें ये समझनी है कि किस तरह से टेक्स्ट डेवलप हो रहे हैं, कौन सा रिलीजन को किस लैंग्वेज को पिक कर रहा है, कौन सा रीजन किस लैंग्वेज को पिक कर रहा है। सदर्न इंडिया संगम टेक्स्ट किस लैंग्वेज में है, तमिल लैंग्वेज में है। एंड नॉर्दर्न इंडिया में जितने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं किस लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है। वहीं अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के डेवलपमेंट की 500 टू 100 बीसी, ओके, कौन सी लैंग्वेज है बेटा, पाली लैंग्वेज है ना। देन 200 सीई ऑनवर्ड्स कौन सी आ जाती है, कंपाइलेशन ऑफ पुराणास। चरक एंड सुश्रुत संहिता 100 सीई, कौन सा टाइम पीरियड है बेटा, कनिष्क का टाइम पीरियड है। ठीक है, इस तरह से मैच करोगे, कनिष्क का टाइम पीरियड है और क्या कंपाइल हो रहा है, चरक एंड सुश्रुत संहिता। दीज आर द वर्क्स ऑन मेडिसिन। अगली जो बुक आ जाती है मेजर, नाट्य शास्त्र, किसने लिखी हुई है बेटा, भरत मुनि ने लिखी हुई है। देन
धर्मशास्त्र दो फेजेस में कंपाइल हुए हैं, मेजर धर्मसूत्र एंड देन धर्मशास्त्र। फाइनली गुप्ता एज का जो टाइम पीरियड आ जाता है वहां पे मेजर प्लेज और कालिदास, मैंने आपको बात की थी कि गोल्डन एज है ये, गुप्ता एज मैंने बताया था कि गोल्डन एज है, और वो जो गोल्डन एज है वो कालिदास के बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। कौन सी लैंग्वेज अगेन फॉलो होगी, यहाँ पे जो लैंग्वेज फॉलो होगी वो होगी संस्कृत, है ना। कालिदास के मेजर प्लेस कंपाइल हुए हैं एट द सेम टाइम, और सिर्फ प्लेस नहीं, उस टाइम पे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, आई टोल्ड यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था। आर्यभट्ट ने, वरामीर ने अपनी बुक्स को कंपाइल किया था एट दिस सेम टाइम। सो दिस वाज अबाउट व्हाट वर द मेजर टेक्स्ट। अष्टाध्यायी याद रखना है आपको, नाट्य शास्त्र याद रखना है आपको, मेजर लैंग्वेजेस याद रखनी है, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र किस समय पे कंपाइल हो रहे हैं ये ध्यान रखना है। कालिदास किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिख रहे हैं, किस टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं, हाँ जी गुप्ता टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। चरक एंड सुश्रुत संहिता वर्क्स ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी, ओके, कौन सी लैंग्वेज में बेटा, संस्कृत लैंग्वेज में। अगेन यहाँ पे जो मेजर टेक्स्ट कंपाइल होंगे सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज में होंगे, संस्कृत लैंग्वेज में होंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस लैंग्वेज में होने वाले हैं बेटा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो आपके कंपाइल होने वाले हैं, यस वेरी वेरी गुड, वो होंगे पाली लैंग्वेज में कंपाइल, ठीक है। इसी तरह से अगली टाइमलाइन जब हम देख लेते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है थिंकर्स बिलीवर्स, वहां पे बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो इंडिया में रिलीजन का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, सबसे इनिशियली 1500 टू 100 बीसी अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, जहां पे मेजर बुक हो जाती है ऋग्वेद, है ना, देन लेटर वैदिक ट्रेडिशंस, एंड आफ्टर दैट उपनिषद भी डेवलप होते हैं ब्राह्मणिक रिलीजन में, और जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन है उसमें आ जाता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा यू सी द राइज ऑफ फर्स्ट स्तूपास, है ना, और बुद्धिज्म ही जो है वो डिवाइड हो जाता है महायान में और हीनयान में, और साथ ही साथ में सेकेंड सेंचुरी सीई में जो ब्राह्मणिज्म है उसमें भी अलग अलग फैक्शंस इमर्ज होते हैं, जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म, और फिर जो अर्लीस्ट टेम्पल्स हैं वो थर्ड सेंचुरी सीई में बनना स्टार्ट होते हैं। तो बेटा रिलीजन वाइज अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, उपनिषद, और उपनिषद के सेम टाइम पर ही आ रहा है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टार्ट होने के बाद स्तूप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास आफ्टर सम टाइम विद द ऑनसेट ऑफ दिस इंडो ग्रीक्स, शाकास एंड एवरीवन, ठीक है। जो रिलीजन है उनमें फैक्शंस आने लगते हैं, बुद्धिज्म महायान हीनयान में डिवाइड होता है, ब्राह्मणिज्म में अलग अलग फैक्शंस इमर्ज होते हैं, लाइक शैविज्म, वैष्णविज्म, ये सेम टाइम पीरियड है जब पुराण का कंपाइलेशन होने स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद में फाइनली फिर टेम्पल्स बनते हैं बेटा। तो स्तूपास पहले बने हैं, टेम्पल्स बाद में बने हुए हैं, ध्यान रखना है इस चीज को सभी को। अगली चीज अगर हम देख लेते हैं मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी, बेटा हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन ये सब हमें पता कैसे चलता है, बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ हिस्टोरियंस। जो हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत डिटेल रिसर्च की है, एनालिसिस की है, उसी बेसिस पे तो हमें पता चलता है, वरना पहले तो हमें ये मालूम ही नहीं था 1920s के पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, ये किसी को नहीं मालूम था। क्या क्या अलग अलग स्टेजेस हुए हैं उसकी डेवलपमेंट में, ये जरा सा देख लेंगे। सबसे पहले 1875 में अलेक्जेंडर कनिंगम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम, और उनकी जो रिपोर्ट है सबसे पहले उन्हें एक हड़प्पन सील मिली थी, उस पर उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, बट ही वाज नॉट वेरी वेल अवेयर कि ये क्या है क्या नहीं है। फाइनली 1921 में एमएस वत्स जो है उन्होंने हड़प्पा पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया, एंड 1925 में मोहनजोदारो पे एक्सकवेशंस हुए। देन अनदर मेजर पर्सनालिटी इज आरईएम व्हीलर, उन्होंने हड़प्पा को एक्सकवेट किया है। 1955 आफ्टर इंडिपेंडेंस एसआर राव, उन्होंने एक्सकवेशन किया है इंडियन साइट्स पे, क्योंकि पार्टीशन के बाद हड़प्पा मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया, इंडिया की साइट्स एक्सकवेट होनी स्टार्ट हुई है, दैट इज एसआर राव। बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगान में एक्सकवेशंस किए हैं, एमआर मुगल ने बावलपुरा में एक्सकवेशंस किए हैं, ठीक है। देन दिस इज नॉट जस्ट एन इंडियन मैटर, आप देखोगे कि इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट भी, हिस्टोरियंस भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं,
जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ पर एक्सकवेशन कर रहे हैं? मोहेंजोदारो में। अमेरिकन टीम भी स्टार्ट कर देती है हड़प्पा पे एक्सकवेशन 1980s में, ठीक है। 1990s में आर एस बिष्ट जो है वो धोलावीरा में एक्सकवेशन करते हैं बेटा। तो आप इस बात को समझ पाओगे कि दिस इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूसली वहां पे एक्सकवेशन हो रहे हैं। आपको कुछ मेजर नाम याद रखने होंगे, एम एस वत्स, ठीक है, आर एम व्हीलर, इस तरह से अलेक्जेंडर कनिंगम, ये बेसिक नाम याद रखने हैं, दैट इज इट। और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नॉट जस्ट इंडियंस बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज आल्सो इंटरेस्टेड इन दिस सिविलाइजेशन। अब एपिग्राफी, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है बेटा? इंस्क्रिप्शंस। मैंने आपको बताया है कि इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में तो एपिग्राफ्स या इंस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं एपिग्राफी, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या एडवांसमेंट्स रही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बन गई थी 1784 में। इस सोसाइटी का काम क्या था? ये सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट करना और उन पर स्टडी करना, ठीक है। सबसे पहले 1810 कॉलिन मैकेंजी ने अराउंड 8000 इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया था संस्कृत और द्रविडियन लैंग्वेज में। साउथ इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे वो द्रविडियन मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में जो इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे वो संस्कृत मिलेंगे मोस्टली। सबसे पहले 1838 कौन सा इंस्क्रिप्शन डिसाइफर हो रहा है? अशोकन ब्राह्मी, जेम्स प्रिंसेप। अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थे बेटा वो कौन सी लैंग्वेज में होते थे? प्राकृत लैंग्वेज में होते थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज, इसलिए वो पढ़ पाना मुश्किल था। बट जेम्स प्रिंसेप उन्होंने डिसाइफर किया था, यानी उन्होंने पढ़ा था। कमिंग ऑन, अलेक्जेंडर कनिंगम ने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया 1877 में। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ, यस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एपिग्राफिया कर्नाटका एक जर्नल था जो कि इंडियन इंस्क्रिप्शंस पे बनता था। बेटा दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज। एपिग्राफिया कर्नाटका क्या है? इट इज अ जर्नल और इंडियन इंस्क्रिप्शंस। उसका पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट इशू कब आया? 1888 में। देन 20th सेंचुरी 1965-66 डीसी सरकार जो है एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है इंडियन, उन्होंने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी इसे पब्लिश किया। तो आपसे पूछा जा सकता है हु पब्लिश इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी? सो इट वाज मिस्टर डीसी सरकार, याद रखना है ये नाम सभी को, ठीक है। महाभारत जो कि हम देख रहे हैं एक बहुत मेजर टेक्स्ट है इंडिया की सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने के लिए। उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? सबसे पहले महाभारत का क्रिटिकल एडिशन कब पब्लिश हुआ है? 1919 to 66, सच अ लॉन्ग टाइम पीरियड। बेटा कितना लॉन्ग टाइम पीरियड है आप खुद देख पा रहे हैं। 1973 में जे ए बी वैन बुटियन ही ट्रांसलेटेड द क्रिटिकल एडिशन, ठीक है। वो ट्रांसलेट कर रहे थे बट वो इनकम्प्लीट रह गया उनकी डेथ की वजह से, दैट इज इट। अब हम आ जाते हैं किस चीज पर, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स किस तरह से डिस्कवर हुए हैं। सबसे पहले इंडियन म्यूजियम कब बन गया है? 1814 में। 1834 में क्या हो रहा है? आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज में एक ऐसे पब्लिश हो जा रहा है। अगेन हियर यू विल सी अ मेजर पर्सनालिटी हु इज अलेक्जेंडर कनिंगम। देन जेम्स फर्ग्यूसन सर्वेस करते हैं, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम अगेन टेक्स अप द वर्क ऑन सांची। राजा लाल मित्र बुद्ध गया पे वो अपना पेपर पब्लिश कर देते हैं। एच एच कोल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे मेजर नाम जो आपको याद रखना है दैट इज गोइंग टू बी अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम याद रखना है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। सांची पे भी सबसे पहले काम करना उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। पासिंग द ट्रेजर ट्रोव एक्ट, ये जो है 1888 में पास हो जाता है। ट्रेजर ट्रोव एक्ट कब पास होता है बेटा? 1888 में पास हो जाता है। देन जॉन मार्शल जो है वो किस चीज को पब्लिश कर देते हैं? सांची को। आपको ध्यान रखना होगा सांची पे काम करने वाले लोग कौन कौन से? अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, ये दो लोग वही मेजर लोग हैं जिन्होंने हड़प्पा पे भी बहुत सारा काम किया है। जॉन मार्शल ने कंजर्वेशन मैनुअल पब्लिश कर दी थी। देन 1955 जवाहरलाल नेहरू ने फाउंडेशन रखी थी नेशनल म्यूजियम दिल्ली की, एंड 1989 सांची वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सांची कहाँ लोकेटेड है बेटा? इट इज लोकेटेड नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। Why it is famous? For the
एंशियंट मोस्ट स्तूपास, जो स्तूप था ओरिजिनली किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? यस, अशोक ने कंस्ट्रक्ट कराया था। अराउंड 200 इयर्स ओल्ड जो स्तूप है वो सांची में पाया जाता है एंड इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दैट इज व्हाई उसकी जो डिस्कवरी की स्टोरी है, उसकी जो आर्कियोलॉजिकल स्टोरी है, वो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना, उसका टाइमलाइन का आइडिया होना इंपॉर्टेंट है। आगे ये बात समझ में? चलिए अगली मेजर टाइमलाइन देख लेते हैं बेटा। दिस यू कैन मार्क एज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन फॉर यू। ठीक है, ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कौन से जो मेजर ट्रैवलर्स हैं वो कब आए हैं। सबसे पहले 1973 1048 तक के, ठीक है, 10th सेंचुरी में कौन आ रहा है? अल बिरूनी। ठीक है, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी। अल बरूनी की कौन सी बुक बेटा बहुत फेमस है जो हम पढ़ते हैं? इट इज किताबुल हिंद। किसके साथ आ रहे हैं अल बरूनी? महमूद ऑफ गजनी के साथ में, है ना, इन दी 10th सेंचुरी। देन 13th सेंचुरी में मार्को पोलो फ्रॉम इटली, दिल्ली सल्तनत का टाइम आ जाएगा ये। इब्न बतूता, ठीक है, किसके कोर्ट में आने वाले हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आने वाले हैं इब्न बतूता, बहुत फेमस हिस्टोरियन, और इनकी बुक हो जाती है रहला। ठीक है, रहला बाय इब्न बतूता। 15th सेंचुरी में अब्दुल रजाक कमाल अल देहन, कहां पर आ रहे हैं ये? विजयनगर एम्पायर में आ रहे हैं। इनके जो अकाउंट्स हैं विजयनगर एम्पायर की स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। देन अफांसी निकेतन कहां से है बेटा? रशिया से हैं। ये जो अब यहाँ पर आपको 15th सेंचुरी वाले जो भी मैं बता रही हूँ फॉरेन ट्रैवलर्स, इनको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है। एल बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। एल बरूनी कहां से? उज्बेकिस्तान से। मार्को पोलो फ्रॉम इटली, इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को। देन अब्दुल रजाक, ही इज फ्रॉम समरकंद, पर्शिया। देन निकितिन, ही इज फ्रॉम रशिया। कहां पर आए हैं ये भी? विजयनगर एम्पायर में आए थे। एंड देन दुआर्ते बारबोसा फ्रॉम पोर्चुगल, सैयद अली रईस and Antonio Monserrat, these are all who are coming to the which विजयनगर एम्पायर आने वाले हैं ये, है ना। तो ये इन जो ट्रैवलर्स को आपको क्रोनोलॉजिकली कौन किस कंट्री से है और उनका रिकॉर्ड किस पर है विजयनगर एम्पायर पे याद रखना होगा। ठीक है, 17th सेंचुरी में महमूद वली बल्ख, देन पीटर मंडी, जीन बैप्टिस्ट प्रेवेनियर, फ्रैंकोइस बर्निया, ये सारे आ रहे हैं आपके मुगल कोर्ट में। ठीक है, फ्रैंकोइस बोर्नियो जो कि एक फिजिशियन थे, ही वर्कड एज द फिजिशियन फॉर दारा शिको जो कि एक मुगल प्रिंस था। सो दीज ट्रैवलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। अगला हम देख लेते हैं द रिलीजियस टीचर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलीजियस टीचर्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो भक्ति मूवमेंट है वो सदर्न इंडिया में स्टार्ट हो जाती है। अपार, समंदर, सुंदर मूर्ति तमिलनाडु में, these are the major bhakti trio where in the South India, Nammalwar, Manikvachar, Andal, Toranpudi, these are again the bhakti saints in Tamil Nadu, है ना। फिर आपको अल हुजवेरी, दातागंज बख्श, ये जो है पंजाब में मिल जाते हैं। सूफीज्म स्टार्ट हो जाता है इंडिया में आना। रामानुजाचार्य, he is the other very famous, yes, स्कॉलर, भक्ति सेंट फ्रॉम तमिलनाडु। बासवाना कर्नाटका में अपना एक अलग सेक्ट बनाते हैं। ओके, देन ज्ञानदेव मुक्ताबाई महाराष्ट्र, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन राजस्थान, बदुद्दीन जकरिया एंड फदरुद्दीन गंजेशकर इन पंजाब, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में, लाल देड़ कश्मीर में भक्ति सेंट है ये, लाल शहबाज कलंदर सिंध में, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, रामानंद उत्तर प्रदेश में, चोखा मेला महाराष्ट्र, सफरुद्दीन याहिया मनेरी बिहार में, कबीरदास, रैदास, सूरदास, बाबा गुरु नानक देव, देन वल्लभाचार्य, अब्दुल्ला शतारी, मोहम्मद शाह आलम, मीर सैयद मोहम्मद येसु, देन शंकर देव असम में, तुकाराम महाराष्ट्र में। बेटा इसमें आपको सिर्फ कौन किसका कॉन्टेम्पररी है, ठीक है, ये चीज आपको जरा सी याद रखनी होगी कि कौन, जैसे कबीर, रैदास, सूरदास, गुरु नानक देव एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी हैं। और इनका मेन मोटिव क्या था, जो भी आपके समाज में रिजिडिटीज आ गई हैं, जितनी भी कुरीतियां आ गई हैं समाज में,
उन सबको अपोज करना, ये बोलना कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है, भगवान को भक्ति से भजन करके पाया जा सकता है। ये भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स का काम था। सूफी सेंट्स भी रिजिडिटीज को हटा के सिर्फ सिलसिला में, अलग अलग सिलसिला में अपने आप को ऑर्गेनाइज करके थ्रू डांस एंड म्यूजिक दे एडवोकेटेड रीचिंग टू गॉड। ठीक है, भगवान की पूजा करना या फिर ईश्वर की इबादत करना किस तरह से, थ्रू डांस एंड म्यूजिक। सूफी सेंट्स भी इसे प्रमोट करते थे। और इन लोगों का जो एसोसिएशन था पॉलिटिकल हेड्स के साथ में, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करते थे। ठीक है, आज भी जो इनके कंपोजिशंस है, कबीर कंपोजिशंस, गुरु नानक देव के कंपोजिशन, गुरु नानक देव तो स्टार्टेड है एंटायर न्यू पंथ, है ना, सिख रिलीजन के फाउंडर है। सो उनका जो इम्पैक्ट है इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री चैतन्य इन बंगाल, मीराबाई इन राजस्थान, शेख अब्दुल कुदुस इन, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, शेख अहमद सरहिंदी एंड मियां मीर इन पंजाब, ये सारे जो भक्ति एंड सूफी सेंट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, अगली टाइम लाइन देख लेंगे बेटा। मेजर जो है मेडिवल टाइम पीरियड में बुक 2 में जो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो जा रही है। देन अगर हम सदर्न इंडिया में जाएंगे 1300 टू 1400 सी में विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम, जौनपुर, कश्मीर और मदुरा में अलग अलग सल्तनत स्टैब्लिश हो जाती हैं। फाइनली 1400 टू 1500 गजपति किंगडम कहां पर है, उड़ीसा में। सल्तनत कहां स्टैब्लिश हो रही है, गुजरात में, मालवा में, अहमदनगर, बीजापुर, बिरार में भी सल्तनत स्टैब्लिश हो जा रही है। कहां से बन रही है, बहमनी किंगडम के ब्रेकअप से बन रही है। फाइनली 1500 टू 1600 मेजर टर्निंग पॉइंट, गोवा में पोर्चुगीज आ गए हैं, बहमनी किंगडम कोलैप्स कर जा रहा है। ठीक है, और मुगल एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हो जा रहा है बाबर के थ्रू 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, है ना। बेसिक जो डेवलपमेंट है, सल्तनत चल रही थी नॉर्दर्न इंडिया में, फिर अलग अलग रीजन में फ्रैगमेंट्स हुए, साउथ इंडिया में विजयनगर बहमनी आए, उसके बाद में कश्मीर में, मालवा में अलग अलग सल्तनत स्टैब्लिश हुई, गुजरात में अपनी सल्तनत स्टैब्लिश हुई। अल्टीमेटली बाबर केम डिफीटेड द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल कोर्ट स्टैब्लिश हो गया इंडिया में, है ना। विजयनगर के साथ एसोसिएटेड कौन कौन मेजर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, जेएफ फ्लीट एंड जॉन मार्शल। फाइनली ये भी एक हम्पी जो है विजयनगर की कैपिटल, हम्पी, इट वाज डिक्लेयर्ड व्हाट, इट वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीवमेंट। फिर हम अगर मुगल्स की टाइमलाइन देख लेते हैं 1526, सबसे पहले कौन आ जाता है, बाबर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में दिल्ली सल्तनत को, इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देते हैं। देन हुमायूं, ठीक है, फर्स्ट फेज आफ्टर बाबर कम्स हुमायूं, बट बीच में हुमायूं वाज डिफीटेड, उसे इंडिया छोड़ के जाना पड़ा था। उस समय पर किसने रूल किया था, शेरशाह सूरी ने। फिर बट आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह हुमायूं केम बैक, हुमायूं के बाद किसने रूल किया है, अकबर ने, लॉन्गेस्ट रीन अराउंड 49 इयर्स, है ना, 1556 से लेके 1605 तक 49 इयर्स का रूल रहा है अकबर का। अकबर के बाद कम्स हिज सन जहांगीर, शाहजहां, देन औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद में जो औरंगजेब के बाद में जो मुगल्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं लेटर मुगल्स। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन सी, क्योंकि जो मेजर मुगल रूलर्स हैं, इंडिया पे रूल हो रहा है मुगल्स का, बट जो किंग है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। हियर अगेन आप देखोगे इन्वेजन हो रहे हैं, नादिर शाह का इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन, है ना। और लास्ट मुगल रूलर जो है बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर, वो कहां पर डिफीट हो जाता है, 1857 का जो रिबेलियन है, रिवोल्ट है, वहां पर वो हार जाता है ना, और मुगल एम्पायर एंड हो जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या टाइमलाइन रही है, ब्रिटिश रूल सबसे पहले वो कब, 1765 में वो कंपनी दीवानी एक्वायर कर लेती है। ठीक है, आफ्टर द विक्ट्री इन बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है, उसके बाद दीवानी राइट्स कंपनी को मिल जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे इंडिया में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया पे कंट्रोल के लिए लाती है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है बंगाल में,
किसने इंट्रोड्यूस किया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, है ना। देन अगेन हम देखते हैं कि 1800s में संथाल में राजमहल हिल्स जो है झारखंड वाला एरिया आज का, वहां पे कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं संथाल्स और पहाड़ियास के बीच में, एंड देन संथाल्स वहां पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन किस टाइम पीरियड में? 1855 यू सी द संथाल रिबेलियन, है ना। 1818 फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे एंड डेक्कन। यहाँ पर कौन सी रेवेन्यू सेटलमेंट हुई थी? परमानेंट सेटलमेंट थी क्या? नहीं, परमानेंट सेटलमेंट तो बेटा बंगाल वाले रीजन में थी, बॉम्बे डेक्कन में रैयतवाड़ी सेटलमेंट थी, है ना, पढ़ा हुआ है हमने। कमिंग ऑन 1820s एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल होने लग जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा? हाई हाई रेवेन्यू डिमांड, जो रेवेन्यू सेटलमेंट्स में एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल, देयर विल बी रिकरेंट फेमाइन्स इन इंडिया, ठीक है। स्लो प्रोसेस ऑफ एग्रेरियन एक्सपेंशन इन द बॉम्बे एंड डेक्कन 1840s to 50s। 1855 here you can see संथाल रिबेलियन हो जाता है। 1861 कॉटन बूम बिगिन हो जाती है। कॉटन बूम क्यों हो जाती है? बिकॉज अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट होती है 1861 में। एंड देन 1875 रायट्स जो है डेक्कन एरिया में वो रेबेल करने लग जाते हैं। बेटा अल्टीमेटली यहाँ पे पूरा आपको रेबेलियन दिख रहा है। और ये रिबेलियन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेवेन्यू सेटलमेंट्स हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमन लोगों से, फार्मर्स से या जमींदार से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रही है, वो बहुत ज्यादा है। किसी भी कंडीशन में, इवन इफ वहां पे कोई अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, फिर भी रेवेन्यू में कोई कंसेशन नहीं है। रेवेन्यू रेट्स ऑलरेडी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, उनसे लोगों से उनकी जमीनें छीन दी जा रही हैं। अब जब इतना ज्यादा ऑपरेशन होगा, इतना सप्रेशन होगा, जनता तो रिवोल्ट करेगी ही। इसीलिए आपको संथाल रिबेलियन, डेक्कन राइट सब कुछ देखने मिलते हैं। आई क्या बात समझ में? चलिए अगली जो टाइमलाइन है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिससे फाइनली अल्टीमेट कल्मिनेशन क्या हुआ था? 1857 का रिवोल्ट। किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अपनी पॉलिसीज लाई, जिस तरह से सभी इंडियंस, चाहे वो किंग्स हो, चाहे वो आर्मी के सिपाहीज हो, चाहे वो पेजेंट्स हो, फार्मर्स हो, जमींदार हो, सभी के सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज थे। सबसे पहले जो है 1801 में सब्सिडरी अलायंस आती है। सब्सिडरी अलायंस बेटा याद रखना है किसने इंट्रोड्यूस करी थी? आर्थर वेलीजली। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह जो है वो डिस्पोज किए गए, अवध को एनेक्स कर लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस। 1856-57 में कई सारी रेवेन्यू सेटलमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी अवध में। और अगर हम स्पेशली ट्रैक करें 1857 के रिवोल्ट में, सबसे पहले 10 मई को कहां स्टार्ट होती है म्यूटिनी? मेरठ में। सबसे पहले जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है कहां स्टार्ट होता है? मेरठ में। मेरठ में कौन स्टार्ट कर रहे हैं? आर्मी सिपाहीज। 11 और 12 मई को वो दिल्ली गैरिसन में जाते हैं। 20 to 27 मई को अलीगढ़, इटावा, मणिपुर, अलग अलग जगहों पे रिवोल्ट फैल जाता है। 30 मई तक लखनऊ में म्यूटिनी राइज हो जाती है। देन मई जून वाला जो टाइम है पूरा का पूरा देश रिवोल्ट में है, नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली। 30 जून बैटल ऑफ चिन्हट में ब्रिटिश लोग जो है वो हार रहे हैं। 25 सितंबर में क्या हो रहा है कि लखनऊ में जो ब्रिटिश लोग हैं वो एंटर कर गए हैं। फाइनली आफ्टर सितंबर द ब्रिटिश फोर्सेस स्टार्टेड विनिंग, है ना। जुलाई में शाहमल को मार दिया जाता है। शाहमल ही वाज लीडिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। देन नेक्स्ट ईयर जून में रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जो एक बहुत मेजर लीडर थे इस रिवोल्ट की, 1858 जून में उनकी डेथ हो जाती है। शी गाइस, है ना। दिस वाज दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें, स्पेशली महात्मा गांधी के बारे में, तो क्या टाइमलाइन रही थी बेटा उसको देख लेंगे एक बार। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं 1915 में। 1915 में वापस आने के बाद एक साल वो पूरा इंडिया टूर करते हैं, इंडिया देखते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत चल रही है, कहां पर, ये सारा काम करते हैं महात्मा गांधी। देन 1917 में चंपारण मूवमेंट होता है जहां पर वो फार्मर्स के लिए फाइट करते हैं। 1918 में खेड़ा में पेजेंट्स के लिए मूवमेंट और वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में मूवमेंट। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, जो रॉलेट एक्ट लाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट पैन इंडिया स्ट्राइक और सत्याग्रह हुआ था। और 1919 में ही द
अनफेथफुल जलियांवाला बाग मसकर होता है पंजाब में, ठीक है। 1921 में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। 1928 में पेजेंट मूवमेंट होता है बारदोली में, जो लीड करते हैं सरदार पटेल, है ना। 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी गई थी कांग्रेस की तरफ से। और 1930 में आ जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आता है, जो लॉर्ड इरविन, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, उन्होंने गांधी जी के साथ पैक्ट किया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दीजिए, हम आपकी डिमांड्स मानने के लिए तैयार हैं। और उसी डिमांड्स को डिस्कस करने के लिए हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई नतीजा निकल के नहीं आया। 1935 में ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इनसे जो चर्चा होने के बाद में एक फाइनल ड्राफ्ट लॉ बना था, वो लॉ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो पास हो गया था और वो इंडिया में आ गया था। उसी एक्ट के बेसिस पर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे और कांग्रेस ने प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे, स्टेट्स में अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज फॉर्म की थी। बट 1939 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था, ठीक है। 1942 में फाइनल लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है बेटा। और 1946 में जब बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस बढ़ जाता है, गांधी जी हिज विजिट टू नोआखली, अल्टीमेटली 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। 1948 महात्मा गांधी डिमाइस, ठीक है, गांधी जी वॉज शॉट डेड। दिस इज द स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी, हाउ ही अराइव्ड इन इंडिया, इंटीग्रेटेड द कंट्री, किस तरह से उन्होंने मासेस को मोबिलाइज किया और इंडिया को फ्रीडम के पाथ पर लेकर गए, एंड ही डाइज इन 1948। इसके बाद हम देखते हैं अगली जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है बेटा, हमने डिस्कस किया हुआ है किस बारे में, हमने डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुई, इंडिया इंडिपेंडेंस के साथ साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना रहा है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनने की क्या कहानी हुई, 1945 में ब्रिटेन में आ जाती है लेबर गवर्नमेंट और इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं। कौन से जनरल इलेक्शंस, जिसमें प्रोविंशियल जनरल इलेक्शंस है, ठीक है। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन ने बोल दिया है कि ठीक है, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। कहां से अप्रूवल मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, इंडियंस अपना खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो था कैबिनेट मिशन। देन 16 जून मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था। ऑन द सेम डे 16 जून कैबिनेट मिशन ने एक स्कीम प्रेजेंट कर दी थी इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का मतलब होता है बेटा कि जो आपका जब तक आपको फ्रीडम नहीं मिल जाता, आप इलेक्शन करवा के खुद की गवर्नमेंट नहीं बना लेते, तब तक एक टेम्पररी जो करंटली वर्क करेगी वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर लो, सो इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है। 16 अगस्त वाज द डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, जिस दिन बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, क्यों, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट नेशन पाकिस्तान। अभी तक के 1946 में सेपरेट नेशन की बात कहीं नहीं आई है। एक यूनाइटेड इंडिया की एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को अप्रूव किया गया है, ठीक है। कांग्रेस जो है 2 सितंबर को इंटरिम गवर्नमेंट बना देती है और नेहरू उसके वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 अक्टूबर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेती है इंटरिम गवर्नमेंट को। दिसंबर में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडियन लीडर्स से मिलते हैं। 9 दिसंबर से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। 9 दिसंबर 1946, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया जाता है। देन इन 1947 मुस्लिम लीग क्या करती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसोल्यूशन डिमांड करती है ना। 16 जुलाई को लास्ट मीटिंग होती है इंटरिम गवर्नमेंट की। इंटरिम गवर्नमेंट की लास्ट मीटिंग क्यों है, क्योंकि इंडिया का इंडिपेंडेंस अनाउंस हो गया है। साथ ही साथ में इन 3 जून 1947 सेपरेट नेशन भी अनाउंस हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 11 जुलाई जिन्ना वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला डिसाइड हो गया था। ऑन 3 जून 1947 के 2 अलग नेशंस बनने वाले हैं, फर्स्ट इज पाकिस्तान, सेकंड इज इंडिया। 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला। अल्टीमेटली इन 1949 okay, the final constitution was made 26th of November
1949 आपका फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार था। एंड हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन वाज adopted in India and India became a republic. This is the entire story of India. हमने इंडिया के स्टोन एज से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक की पूरी स्टोरी टाइमलाइन के थ्रू पढ़ ली है बेटा। अब एक स्ट्रीमलाइन स्टोरी आपको क्लियर होगी, कैसे अलग अलग राज्य थे, सल्तनत, मुगल्स, अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए, किस तरह से इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल रहा, किस तरह से फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। दिस वाज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू टाइमलाइंस इन जस्ट वन वीडियो। सो आई सपोज दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। और अगर आपको सीयूटी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए या सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, यू कैन ज्वाइन द सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स का टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको सारे सेशंस की अपडेट्स, सारे स्टडी मटेरियल, सब कुछ अवेलेबल होता है। हिस्ट्री के अलावा भी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबकी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू go and join this telegram channel, and you can also join the paid courses by CUT by Supergrads. So this was all from my side. Timelines वाले वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम करेंगे हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी। Till then, bye bye, take care. I'll meet you in the next class.